वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 79 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 फाइल हैंडलिंग को। और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और साथ ही में उनमें ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, हमारे सिलेबस में केवल एक ही डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डेटा स्ट्रक्चर को। देखिए, अभी तक हमने डेटा टाइप्स को तो समझा था, यानी कि किस टाइप का डेटा है और डेटा को हम यूज़ करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे अगर कभी हमको डेटा स्टोर करना होता है, कोई आपका नेम्स हो गए या सिंपली एड्रेसेस हो गए, तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ऐसे अगर हमको इंटीजर चाहिए होता है तो उसके लिए हम इंट का यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग डेटा टाइप है। तो ये सभी आपके डेटा टाइप्स होते हैं। अब ऐसे ही आपका डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सिंपली डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर से सिंपली एक स्पेसिफिक तरीका होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने का और उसको मैनिपुलेट करने का, उसमें चेंजेज करने का, जब उसको हम मैनेज करेंगे। अब देखिए, डेटा स्ट्रक्चर जो है, हमने यहाँ पे कुछ इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हैं, कुछ यहाँ पे इनबिल्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि जो हम खुद यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक तो आपका इनबिल्ट यहाँ पे डेटा टाइप्स होते हैं, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कुछ यूजर डिफाइंड होते हैं। और डेटा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक तरीका है डेटा को स्टोर करने का एंड मैनेज करने का। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, इसके बाद हम देखेंगे इनबिल्ट कौन से हैं और यूजर डिफाइंड कौन से हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं इट इज अ स्पेसिफिक वे इट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ स्टोरिंग डेटा, या सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। और इसको हम स्पेसिफिक तरीके से क्यों स्टोर करते हैं, क्यों मैनेज करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम काफ़ी इजीली इस डेटा को रिट्रीव कर सकें या यूज़ कर सकें। अब देखिए, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उसके अंदर आपका आ जाता है जैसे आपका लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, या सिंपली आपका टपल हो गया, या इसके अलावा आपका डिक्शनरीज हैं, या आपका स्ट्रिंग है। ये सभी आपके इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इसमें देखिए स्पेसिफिक तरीका होता है डेटा को स्टोर करने का। जैसे अगर आप लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे तो वहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, आपका टपल में सेम है। ऐसे ही डिक्शनरी में हम की एंड वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो जब भी इनके अंदर के डेटा को हमने एक्सेस करना हो या उनमें हमने स्लाइसिंग करना हो, कोई ऑपरेटर यूज़ करना हो, तो एक स्पेसिफिक तरीका है। जैसे लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी के अंदर कोई एलिमेंट अगर हमको यूज़ करना है तो उसके लिए हम कीज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपके जो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे समझना है सिंपली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, आपकी ट्रीज हो सकते हैं, या सिंपली आपके ग्राफ्स हो सकते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं आपके यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स के। और यहाँ पे हम समझेंगे सिंपली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। तो देखिए, स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये सिंपली आपका एक प्रिंसिपल पे काम करता है, एक सिद्धांत पे काम करता है, जो कि आपका है लीफो का प्रिंसिपल। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इजीली आप इसको सिंपल है, जैसे जैसे आप इसको आगे हम समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लीफो के प्रिंसिपल पे क्यों काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म है। तो आपका जो स्टैक है ये काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। यानी कि जो भी चीज़ आपके जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम इंसर्ट करेंगे कोई भी डेटा, तो जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो ही सबसे पहले वहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसे ही आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी है, पहले सिलेबस में भी था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। जैसे ये आपका काम करता है फीफो के प्रिंसिपल पे या फीफो के सिद्धांत पे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे एक नॉर्मल क्यू होती है, या आपका टिकट काउंटर हो, या कोई भी आपकी जब हम क्यू बनाते हैं, एक हम लाइन बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आपका पर्सन आपका एंटर करता है वही सबसे पहले बाहर निकलता है। तो ये फीफो के प्रिंसिपल पे काम करेगा। और जो आपका स्टैक है ये सिंपली लीफो या लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आपने देखा होगा, जैसे आप प्रिंटर यूज़ करते हैं तो प्रिंटर में जब हम पेजेस को इंसर्ट करते हैं तो जो टॉप में आपका पेज होता है उसी में सबसे पहले आपका प्रिंट आउट निकलता है। या इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब हम वेब पे सर्फिंग करते हैं या इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं तो हम अलग अलग वहाँ पे टैब्स ओपन करते हैं। तो अगर हमको बैक किसी प्रीवियस टैब पे जाना हो तो सिंपली हम बैक बटन का यूज़ करते हैं। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हो गए आपका जो आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे
जैसे हम किसी वर्ड या पैराग्राफ को रिवर्स अगर हम करते हैं, फंक्शन कॉल्स में इसका यूज़ होता है। आपने देखा होगा, फंक्शंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब हम एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं, जब उसके अंदर से कोई और फंक्शन कॉल होगा, देन उसके अंदर से भी एक और फंक्शन कॉल होगा, तो जो लास्ट में आपका फंक्शन कॉल हुआ है वो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है या उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, देन वो आपका टर्मिनेट होता है। तो ये भी आपका स्टैक के बेसिस पे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे लीफो के अंदर, या सिंपली अगर हम स्टैक को समझें तो ये हमने समझा कि लीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यहाँ पे जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो स्टैक के टॉप से होता है। जैसे क्लास के अंदर अगर आप नोटबुक सबमिट करते हैं तो आपने देखा होगा एक नोटबुक, देन दूसरी, देन तीसरी, तो अगर नेक्स्ट अगर हमने किसी नोटबुक को रिमूव करना है तो वो स्टैक के टॉप से ही करेंगे, और अगर कोई नई हमने वहाँ पे नोटबुक इंसर्ट करनी है तो वो भी हम टॉप पे ही करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके बेसिक्स हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई भी अगर ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि स्टैक के अंदर डेटा को एंटर करना हो या डिलीट करना हो, तो वो हम हमेशा कहाँ से करते हैं, वो हम टॉप से करते हैं। तो टॉप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कहाँ से आपका डेटा जो है वो इंसर्ट या डिलीट होगा आपका स्टैक से, तो वो हमेशा आपका टॉप से ही होता है। इसके अलावा यहाँ पे दो बेसिक या मेन ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं स्टैक के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका आता है आपका पुश ऑपरेशन, यानी कि डेटा को इंसर्ट करना। इसके अभी हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। जब स्टैक के अंदर डेटा को इंसर्ट किया जाएगा तो उसको हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और डेटा को अगर हम निकालते हैं तो सिंपली इसको हम पॉप ऑपरेशन बोल देते हैं। तो ये दो यहाँ पे मेजर यहाँ पे इसके ऑपरेशंस हैं, और इन्हीं में से आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं सिंपली आपका स्टैक के अंदर। और इसके अलावा थर्ड जो यहाँ पे ऑपरेशन होता है उसको हम पीक ऑपरेशन बोलते हैं। पीक ऑपरेशन यानी कि अगर एक स्टैक हमारे पास है, इसमें अलग अलग डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो अगर आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो टॉप से होगा, रिमूव करेंगे तो भी टॉप से होगा, और पीक करने का मतलब होता है अगर आप टॉप को विजिट करते हैं, यानी कि उसमें जो टॉप एलिमेंट है, या मान लीजिए एक आपने एक नोटबुक सबमिट करी, तो टॉप पे अगर आप देखते हैं किसकी वहाँ पे नोटबुक है, तो वहाँ पे सिंपली इसको हम करते हैं सिंपली आपका टॉप से, और इस ऑपरेशन को बोला जाता है पीक ऑपरेशन, यानी कि विजिटिंग टॉप इज नोन एज पीक ऑपरेशन। तो तीन बेसिक ऑपरेशन है, पुश ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है, पीक ऑपरेशन है, और इसके अलावा हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं सिंपली अपने एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे इसका एक बेसिक प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं बेसिकली पुश एंड पॉप ऑपरेशन का। देन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली इसका जो कंप्लीट प्रोग्राम है, यानी कि पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक करना है, डिस्प्ले करना है, तो ये हम कंप्लीट प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में जो बेसिक प्रोग्राम है वो हम यहाँ पे देखते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन का। तो देखिए, जो आपका स्टैक है इसको हम क्रिएट करते हैं आपका लिस्ट की मदद से, यानी कि एक लिस्ट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका जो बेसिक प्रोग्राम है, और इसके जो ऑपरेशंस हैं ये भी हमने समझे। अब देखिए, दो और बेसिक ऑपरेशंस हैं, अगर उनको भी हम समझें, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं। एक आपका होता है जो इसका कॉन्सेप्ट है स्टैक ओवरफ्लो का, और एक अंडरफ्लो का। देखिए, ओवरफ्लो का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर टैंक है, उसकी जो लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 500 लीटर्स है। अब आप उसमें 100 लीटर, 200, 250 कितना भी उसमें आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप 500 लीटर उसमें फिल करते हैं, देन उसके बाद अगर आप उसमें और वाटर ऐड करेंगे तो सिंपली वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर एक स्टैक है और उसमें मान लीजिए हम एक स्टैक क्रिएट कर रहे हैं आपका स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें जो लिमिट है वो 100 स्टूडेंट्स की है, लेकिन अगर हम 101 स्टूडेंट का वहाँ पे डेटा एंटर करेंगे तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। तो इसको हम स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। और अगर हमारे पास मान लीजिए स्टैक है और वो स्टैक एम्प्टी है, उसमें किसी भी स्टूडेंट का डेटा नहीं है, और तब भी आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पॉप वाला, यानी कि डेटा निकालने का, तो सिंपली इसको हम स्टैक अंडरफ्लो बोल देते हैं, यानी कि एम्प्टी स्टैक वो है। ये जैसे कि आपका एक पूरा फॉर एग्जांपल टैंक है, अब उसमें पानी नहीं है, लेकिन अगर आप पानी उसमें से निकालेंगे तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन है, तो उसको हम स्टैक अंडरफ्लो बोलते हैं। तो दो और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखे, एक है स्टैक ओवरफ्लो, तो ये क्या होता है ये ऑलरेडी हमने समझ चुके हैं, और एक है स्टैक अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक अंडरफ्लो। तो दोनों ही हमने समझे, यानी कि अगर एक लिमिट को अगर हम क्रॉस करते हैं स्टैक के तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और एम्प्टी स्टैक से अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, और इसके अलावा ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हैं। तो चलिए इसका भी एक कंप्लीट प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले तो एक स्टैक हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का ही हम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ,
तो एक एम्प्टी लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली। देन मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम में बेसिक नहीं आता, आपका फंक्शंस के फॉर्म में ही आपसे प्रोग्राम या कोड जो है पूछा जाएगा। और स्टैक जो डेटा हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 डेटा स्ट्रक्चर, इससे बेसिकली आपका 5 मार्क्स का आता है। आपका एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं, और एक 3 मार्क्स का आपका मेन क्वेश्चन भी आएगा, जिसमें हो सकता है आपको या तो पुश ऑपरेशन करना हो या पॉप ऑपरेशन करना हो। तो यही आपका बेसिक यहाँ पे जो एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना है स्टैक में। तो मैंने ले लिया स्टूडेंट इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट। देन मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ डेफ, एंड देन हम इसमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट भी करेंगे जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर हमारा डेटा होगा। तो ये तो बेसिक सा हो गया, केवल फंक्शन हमने बनाया है। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर हम चेक करते हैं कि आपका जो कंडीशन है वो आपका ओवरफ्लो की तो नहीं है, यानी कि लिमिट को हमने यहाँ पे चेक करना है। तो मान लेते हैं जो हमारा स्टूडेंट नाम का स्टैक है, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 स्टूडेंट्स की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर इफ जो लेंथ ऑफ स्टूडेंट होगा, या सिंपली हमारी जो लिस्ट है या स्टैक है, अगर इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ फंक्शन ऑलरेडी आपको पता होगा, ये लेंथ कैलकुलेट करता है, और ये अगर आपकी ज़्यादा होती है 100 से, जो हमारी लिमिट है, तो इफ़ लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 100, तो सिंपली हम यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश कर देते हैं प्रिंट के अंदर कि स्टैक जो हो गया है वो ओवरफ्लो हो गया है, स्टैक ओवरफ्लो। तो सिंपल सा है। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख सकते हैं, यानी कि फंक्शन को हम टर्मिनेट कैसे करते हैं, या तो उसके सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएं या उसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट आपको मिले। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिटर्न लिखेंगे तो सिंपली ये अपनी जो यहाँ पे वर्किंग है उसको रिटर्न कर देगा या फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को फिर प्रिंट करेंगे तो नन प्रिंट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका कोई भी फंक्शन अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो नन रिटर्न करेगा, और रिटर्न के अगर आगे आप कुछ लिखते हैं तो वही रिटर्न करेगा। तो आप चाहे तो रिटर्न के अंदर यहीं पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो, और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे इफ लिखा, इफ अगर लेंथ ऑफ स्टूडेंट या सिंपली जो हमारा स्टैक है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 होती है उसकी लेंथ की, यानी कि उसमें 100 एलिमेंट से ज़्यादा अगर आते हैं, इससे कम आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, लेकिन ज़्यादा होते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो और रिटर्न, नहीं तो सिंपली एल्स के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं आपका जो स्टैक है, यानी कि स्टूडेंट डॉट अपेंड। तो स्टूडेंट डॉट अपेंड, और सिंपली जो डेटा या हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो हम इसमें इंसर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि जो लिस्ट होती है उसके आखिरी में या लास्ट में अगर कोई डेटा हमने इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन। तो अगर ये कंडीशन नहीं है ओवरफ्लो की तो एल्स वाला चलेगा, और स्टूडेंट डॉट अपेंड हमने कर दिया डेटा को। और आप चाहें तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो इंसर्टेड डेटा या एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये है हमारा सिंपली डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। इसके बाद आप चाहें तो अगेन रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सिंपली पुश ऑपरेशन। काफ़ी बेसिक सा ये चैप्टर है, केवल इसमें बेसिक यही है, पुश एंड पॉप। तो ये तो हो गया पुश ऑपरेशन। अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन के लिए भी हमारा जो फंक्शन बनेगा, चलिए मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। तो डेफ पॉप, एंड इसके अंदर इफ़ अगर देखिए यहाँ पे हमने ओवरफ्लो के लिए चेक किया, तो पॉप में क्या करेंगे, अंडरफ्लो के लिए। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, इफ़ जो आपकी यहाँ पे स्टैक है, जो स्टूडेंट नाम का स्टैक है, अगर इसकी वैल्यू होती है एम्प्टी, इक्वल्स टू अगर एम्प्टी यहाँ पे होती है, आप चाहें तो इसमें लेंथ ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं अगर 0 की वैल्यू आप चाहें, और आप चाहें तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। तो इफ अगर आपका जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी लिस्ट की तरह आपको नज़र आता है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है, और ये कंडीशन आपकी है स्टैक अंडरफ्लो की, स्टैक अंडरफ्लो, और आप यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। वरना इफ के बाद एल्स में, इफ के बाद एल्स के अंदर, तो चलिए इस कोड को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इफ में हमने अंडरफ्लो चेक किया, देन एल्स के बाद इसके इंटेंड का जो डेटा है या जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है सिंपली प्रिंट का मैं यूज़ करूँगा, और मैं इसमें लिख देता हूँ डिलीटेड या पॉप्ड एलिमेंट या डेटा जो है वो है हमारा सिंपली स्टूडेंट डॉट पॉप। तो पॉप हो जाएगा और ये सीधा यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, देन आप यहीं से रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है।
हमारा पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, दो ऑपरेशन है। अब देखिए स्टूडेंट डॉट पॉप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉप क्या करता है, एक लिस्ट के लास्ट से डेटा को रिमूव करता है। तो मान लीजिए इसको अगर मैं ड्राई रन यहाँ पे करूँ, सबसे पहले मैंने पुश को कॉल यहाँ पे किया और डेटा दे दिया 100, तो एक स्टैक बनेगा जिसमें हमने 100 को इंसर्ट किया। देन अगेन मैंने यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, 50 को हमने यहाँ पे दिया, अगेन पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, 14 दे दिया। तो नेक्स्ट हमारा हो गया 50, नेक्स्ट हमारा हो गया सिंपली 14। इसके बाद मैं अगर पॉप को यहाँ पे कॉल करूँ तो पॉप आउट कौन सा एलिमेंट होगा, 14 पॉप आउट हो गया, स्टैक ये हमारा बन गया। अगेन मैंने यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसमें दे दिया फॉर एग्जाम्पल 58, तो अब ये कहाँ पे आएगा, 58 आएगा। तो इस केस में क्या हुआ, हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, पॉप भी परफॉर्म किया। अगर हम टॉप को विजिट करें तो टॉप में अभी कौन सा एलिमेंट है, 58, और अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम कहाँ से करेंगे, यहीं से जो हमारा टॉप है, और टॉप में हमारा एलिमेंट आ गया 58। तो सिंपल सा हमारा एक प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा देखिए जो हमारा क्यू यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है, लीफो जो आपका फीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें भी देखिए आपका ये ऑपरेशन तो सेम है, जो हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करेंगे जिसको हम इन क्यू बोलते हैं आपका क्यू के केस में। तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, लास्ट से ही हम डेटा को एंटर करेंगे, लेकिन जो एग्जिट होगा वो लास्ट से ना होके आपका जीरो इंडेक्स से होगा, जैसे एक नॉर्मल क्यू में होता है। तो यहाँ पे बाकी प्रोग्राम सेम रहता है, बस यहाँ पे स्टूडेंट डॉट पॉप के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 लिखेंगे, तो आपका जो 0 इंडेक्स नंबर का एलिमेंट है वो सबसे पहले रिमूव होगा और आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम है ये चेंज हो जाएगा स्टैक के बदले क्यू के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और इनबिल्ट कौन से हैं, इसमें ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, स्टैक ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या है, और साथ ही में इसका जो बेसिक प्रोग्राम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा हमारा ये चैप्टर था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 79। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नंबर 80 में, जहाँ पे इसका हम कंप्लीट एक प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिकली उसको हम देखेंगे, वीडियो नंबर 80।